नमस्कार, डिजाइन न्यूज़ के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। हमारे आज के खास मेहमान हैं इंदौर बीएसएफ के आईजी जयकृत सिंह रावत। रावत साहब 1986 बैच के सीधी भर्ती के अधिकारी हैं और लगभग 35-36 वर्षों से बीएसएफ में सेवाएं दे रहे हैं। वे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब और असम की सीमाओं पर तैनात रह चुके हैं। डिज़ास्टर फोर्स में भी उन्होंने काम किया है, दिल्ली में भी काम किया है और फिलहाल वो इंदौर में आईजी के पद पर हैं। रावत साहब को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पदक प्राप्त हुआ है। अति विशिष्ट पदक उन्हें सेवाओं के लिए प्राप्त हुआ है राष्ट्रपति का, और एक ब्राइट कैरियर के साथ वे बीएसएफ में जाबाजी, बहादुरी, सेवा और समर्पण की मिसाल बने हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रावत साहब, मैं अगर जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य है, यूक्रेन और रूस का जिस तरह से लड़ाई चल रही है, श्रीलंका दिवालिया हो गया और उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ चीन का है। नेपाल में भी मूल्य उनका रुपए का मूल्य अवमूल्यन हो गया और वो भी हालत उनकी भी खराब होती जा रही है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध खराब हैं और पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हुआ है हाल ही में 24 घंटे पहले। तो सेना का दबदबा बढ़ा और वहाँ कट्टरता और बढ़ेगी। ड्रैगन के साथ, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं। गोलान में हमारे साथ उनकी झड़पें हुई हैं, लगातार सीमा पर एक तनाव बना हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत के चारों तरफ जिस तरह की हालात हैं, चारों सीमाओं पर हमारे पड़ोसी देशों की जो अस्थिरता है, इन संदर्भों में बीएसएफ की क्या भूमिका आप देखते हैं? बीएसएफ का इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर हो या वेस्टर्न बॉर्डर हो, ये हम लोगों का जो बुनियादी प्रशिक्षण होता है और जिस तरह की सिखलाई हम अपने जवानों को, अपने अफसर्स को देते हैं, तो मैं आज पूर्ण विश्वास के साथ आपको यकीन दिला पाऊँगा कि वो सीमाओं पर रहते हुए सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि देश में यदि माना हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और स्थिरता है इस तरह की कि जिसमें कि हम सक्षम हैं कि अपने एडवर्सरीज या जो पड़ोसी मुल्क हैं या जिनसे हम लोगों को ये रहता है कि किसी तरह का खतरा या छोटी मोटी स्कर्मिसेस यदि बॉर्डर के इलाके में हो, तो वो नॉर्मली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण और हमारे जो बाहर के संबंध हैं देशों के साथ, उनके चलते इन परिस्थितियों में हम लोग काम करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं। और यदि बीएसएफ की बात करें तो हमारा जो प्रशिक्षण है ये हमारी बैकबोन है, और प्रशिक्षण बढ़िया होने के कारण ट्रेनिंग के दौरान में सख्त ट्रेनिंग आप देते हैं अपने जवानों को जी, कि उसकी वजह से पड़ोसी मुल्क या दुश्मन देशों की हिम्मत नहीं कि वो हमारी बॉर्डर की तरफ आंख उठाकर भी देख सकें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान में इस तरह से तपाया जाता है हमारे जितने भी प्रशिक्षणार्थी रहते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं या बॉर्डर के इलाके हैं, तो वो वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो इतनी टफ होती हैं और मेन पॉपुलेशन से दूरी काफ़ी रहती है। तो उस आइसोलेशन में और उन परिस्थितियों में काम करने के लिए हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार की रहती है कि फिजिकली हमारा जवान या हमारा अफसर टफ हो और इसलिए लड़ने के लिए कि बूट और रंगरूट जितना रगड़ा जाएगा उतना चमकेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल ये बात हम इंश्योर करते हैं कि इस तरह का हम माहौल पैदा करें अपने ट्रेनिंग सेंटर में ताकि ये सक्षम हो किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए। सर, आपने बहुत सारी बॉर्डर्स पे काम किया है जी। आप जम्मू कश्मीर में रहे हैं, आप पंजाब में रहे हैं, आप राजस्थान में रहे हैं और असम में रहे हैं। हर जगह की अलग परिस्थिति। मैं बहुत विस्तार से आपसे जवाब चाहूँगा कि जब जम्मू कश्मीर में आप बॉर्डर पे हैं तो वहाँ की चुनौतियाँ क्या हैं, वहाँ के चैलेंजेस क्या हैं? मैं अक्सर पढ़ता हूँ और पिछले कई सालों से पढ़ रहा हूँ, मैं 30, 35, 40 साल मुझे पढ़ते हो गए कि 2-3 घुसपैठिए घुस आए, उन्होंने कोई वारदात कर दी, घुसपैठिए मारे गए, मुठभेड़ में बीएसएफ के साथ घुसपैठियों को मार गिराया। तो क्या कश्मीर में ऐसा संभव नहीं है कि पूरी बॉर्डर को हम सील कर दें या हम फेंसिंग कर दें, कांटेदार बागड़ लगा दें? इस तरह की संभावनाएं वहाँ नहीं बन सकती
क्योंकि 40 साल से हम 100% घुसपैठ को नहीं रोक पाते हैं, कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। क्या क्लाइमेट है वहाँ, क्या परिस्थितियाँ कि घुसपैठ नहीं रोकती है? एक्चुअली जो कश्मीर का इलाका है, मैं कारगिल के इलाके में भी रहा शुरू में। जब मैं अपनी अकादमी से पास आउट होने के बाद 86 के बाद 87 में और 88 में मैं कारगिल के इलाके में रहा। हम लोगों की छैनीकुंड एक जगह है वहाँ पे कारगिल के पास में, तो उसमें 15,000 की हाइट पे मेरी कंपनी थी और वो पूरा इलाका जो है बर्फ़ से तकरीबन 9 महीने ढका रहता है। तो एक तो वहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थिति है इस तरह की है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, 15-15 हज़ार फीट, 18,000, 21,000 फीट के उनकी ऊंचाई है, दर्रे हैं, घाटियां हैं, दर्रे हैं, घाटियां हैं, नदियां हैं। और उसके बाद यदि माना जम्मू की तरफ आए तो जैसे जैसे हाइट कम होती है तो हिमालयन का जो सेकंड लेयर है तो उसमें जंगल, इतने घने जंगल हैं, उनमें प्राकृतिक घने जंगल हैं कि उसमें आप तकरीबन 500-600 गज तक स्ट्रेट में देख नहीं पाते हैं कि मतलब आगे क्या है। इतनी अंडर जो ग्रोथ होती है पेड़ों के नीचे, जो घास और इस तरह का वेजिटेशन होता है, वाइल्ड वेजिटेशन बहुत थिक है। और जो दर्रे हैं, नदियां हैं और इस तरह का जो जंगल हैं वो इस तरह के हैं कि हमने एक बार जो बर्फ पिघल के नदियों में तब्दील हो जाती है। हाँ बिल्कुल, वो कब कहाँ से जंगली पहाड़ी नदी निकल जाएगी पता नहीं रहता, पता लग पाता है। तो कंप्लीटली सील करना तक संभव नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी सेनाओं ने, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की जहाँ जहाँ डिप्लॉयमेंट थी वहाँ पे कोशिश करी कि हम वहाँ पे बार्बर्ड वायर फेंसिंग लगाएं। लेकिन वो बार्बर्ड वायर फेंसिंग भी कुछ दिन के बाद जैसे बर्फ़ पिघलती है या कोई स्लाइड होता है तो स्लाइड के साथ नीचे चली जाती है, तो उसको फिर मेंटेन करना भी मुश्किल रहता है। लेकिन कोशिश होती है कि जो भी हमारा विंटेज पॉइंट होता है, जो मतलब ऐसा इलाका जहाँ से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को देख सकते हैं, तो वहाँ पे हमारे संतरी रहते हैं और पेट्रोलिंग होती है उस इलाके की, एम्बुश लगते हैं रात के टाइम पे इन दर्रों पे। लेकिन इतना लंबा चौड़ा इलाका और इतना मतलब भौगोलिक परिस्थिति के कारण इस तरह का इलाका है कि हर चप्पे पे नज़र रखना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर क्या होता है कि जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ के टाइम पे कई दिनों तक इस तरह का इन्वायरमेंट रहता है कि जैसे नज़र कुछ नहीं आता है, फॉग टाइप का इन्वायरमेंट होता है, फिर बर्फ़ पड़ती रहती है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी इस तरह की रहती हैं कई दफ़े की जो उनके फेवर में रहती हैं, तो वो उस दौरान घुसपैठ करते हैं। उस दौरान में उनको तो मौका मिलता है। इतने लंबे सेवा काल में 36 ईयर आपको हो गए, क्या आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा और घुसपैठ को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता है? ये हाँ, ये बात तो आपका कहना सच है कि यदि माना उस देश का इंटेंशन इस तरह का है और वहाँ पे यदि गवर्नमेंट की सपोर्ट है इस मसले में, तो ISI की सपोर्ट है, सेना की सपोर्ट है, सेना की सपोर्ट है, ISI की सपोर्ट है, यदि इस तरह का काम किसी बैकअप के साथ चले तो आप कितना भी अपने यहाँ सुरक्षा के कवर लगा लें, लेकिन जब किसी ने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है तो वो करते हैं, कोशिश करते हैं और उसमें मारे भी जाते हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं और बहुत सेनाओं का इतना ज्यादातर मारे जाते हैं, थोड़ा बहुत घुस भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नीचे हिंटरलैंड में मारे जाते हैं। भारतीय सेना, BSF और कश्मीर की पुलिस कोई ना कोई उनके काम तमाम कर देती है, बिल्कुल मारे जाते हैं। आपको कोई सर संस्मरण है कि कश्मीर में रहते हुए या किसी और बॉर्डर में रहते हुए आपकी इस तरह की मुठभेड़ हुई हो, जब आप बता रहे हैं कि 86-87 में आप वहाँ तैनात थे और आपका आमने सामने की फायरिंग हुई हो जिसमें आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया हो? जब शुरुआत में जब हम लोग वहाँ पे जो बटालियन है, खास करके जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे या LOC पे, तो वो BSF की जो बटालियन है वो अंडर आर्मी ऑपरेशंस हैं और वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से कई दफ़े इस तरह का फायर आता है जिसका कोई मतलब मकसद नहीं होता है, खाली हमारे यहाँ कोलेटरल डैमेज या नुकसान के लिए फायर खोल देते हैं। तो उसका भी हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं, हमारी सेनाएं या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जब जहाँ पे डिप्लॉयमेंट रहती है वो भी उनका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। लेकिन मिलिटेंसी जो स्टार्ट हुई वो तो 90s में हुई, अर्ली 90s में स्टार्ट हुई। तो उस दौरान में भी मैं अनंतनाग में, कुपवाड़ा में, बड़गांव में, अनंतनाग तो बहुत प्रभावित रहा जी, वो तो हॉटबेड था एक समय पे। जी बिल्कुल। तकरीबन 92 में मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई थी और वो इलाका बहुत ज़्यादा प्रभावित था। इसी तरह से फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग कुपवाड़ा हो गई। कुपवाड़ा में वो इलाका इस तरह का था कि जो जहाँ से घुसपैठ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे। तो इन इलाकों में रहते हुए कई ऐसे इंसिडेंट हुए कि जबकि हम लोगों ने इनका मुकाबला किया, जो ये घुसपैठिए होते थे, और अपना सेल्फ डिफेंस में हम लोगों ने बहुत मिलिटेंट्स को भी धराशायी किया है। सर अगर मैं बात करूं राजस्थान की, अब देखिए बहुत डिफरेंट, कश्मीर में बर्फ़ ही बर्फ़ है, खूब ठंडी हवाएं, दरिया हैं,
और राजस्थान की जो सीमा है वहाँ रेगिस्तान है, जैसलमेर, और उसके आगे अगर हम बात करें तो क्या दोनों में डिफरेंस, और वहाँ कैसे आप वहाँ भी रहे राजस्थान में, तो दोनों का वहाँ का अनुभव क्या है आपका? हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात सीमा सुरक्षा बल में ये है कि एक बॉर्डर से और दूसरे बॉर्डर में पोस्टिंग होती है, मतलब फील्ड एंड पीस का कंसेप्ट नहीं है। तो लेकिन देशभक्ति का जज्बा रहता है लोगों में। तो जैसे वहाँ हम लोग, जैसे मेरे साथ ही हुआ था कि 88 में वहाँ हम -39-40 डिग्री टेम्परेचर था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई अनूपगढ़ में, तो वहाँ पे राजस्थान में, तो उस समय वहाँ तकरीबन 45-50 के बीच का टेम्परेचर चल रहा था। तो जो भी फोर्सेस वहाँ से आई हमारे साथ, तब उनका पूरा मतलब बॉडी में इरिटेशन तो होती है कि ठंड से आकर के एकदम से गर्म इलाके में, लेकिन यह है कि सबसे बड़ी बात हमारे देश में यह है कि देश प्रेम की जो भावना है लोगों में, उसका मैं इस चीज़ को सल्यूट करता हूँ हमारे अपने नागरिकों को। और उसके चलते लोग ड्यूटी करते हैं। वहाँ पे परेशानियाँ अलग तरह की हैं। रेतीला इलाका है, कई दिनों तक तूफान चलते हैं, के अंदर चलते हैं, आपको खाने में मुंह में रेत चलती है। जब खाना बना रहे होते तो तूफान आता है तो सब में धूल चली जाती है। आपने जैसे जहाँ भी जवान रहते हैं या अफसर रहते हैं तो उनके बेड लगे हुए, लेकिन चादर के ऊपर पूरी रेत की परत जम जाती है, तो 2-3 बार झाड़ना पड़ता है दिन में। तो वो परेशानियाँ हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि फिर जब तूफान चलते हैं, आंधी तूफान चलते हैं, तो आगे दिखाई नहीं देते। वहाँ भी एक ये वहाँ से सीमा पर किस तरह के, वहाँ भी पाकिस्तान से घुसपैठ होती है, किस तरह की घुसपैठ होती है? वहाँ पर नॉर्मली पाकिस्तान की तरफ से जो नारकोटिक्स का इनिशियली होता था, नशे के जितना भी अफीम और ये सब चीज़ें स्मगलिंग के लिए कोशिश करते हैं उधर से वो, लेकिन बीएसएफ की वहाँ पर जो तैनाती होती है उसमें सैंड ड्यून्स इतने ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास ऊँट के जरिए हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं। और ऐसी जगहों पे जो संदिग्ध जगहें होती हैं वहाँ पर फिर अपने एम्बुश लगाते हैं, पीछे कई लेयर में एम्बुश लगाते हैं। और फिर सुबह के टाइम पे जब अर्ली मॉर्निंग में खुरा चेकिंग पार्टी जाती है कि जो चेक करती है वो पूरे इलाके में कि कहीं से रेत के ऊपर कोई यदि कोई मतलब पैरों के निशान होंगे तो उनको ढूंढते हुए कई बार ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए और पीछे लोग पकड़े गए। ऊँट के, मैंने पढ़ा था कहीं कि ऊँट के कदमों के निशान से आप लोग पकड़ लेते हैं, पहुंच जाते हैं कि ये ऊँट कैसे चले हैं, उसके लिए एक विशेष ट्रेनिंग होती है आप लोगों की, खोजी उनको बोलते हैं हम लोग, कि जिससे कि आपको पता चल जाता है कि ये कहाँ से किस जगह से घुसपैठ हुई है ऊँट के और फिर कहाँ ये पहुँचे हैं, तो खोजी उनको बोलते हैं हम लोग। तो वो एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ में जानने के लिए। तो इस तरह का भी ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन है वहाँ पे इलाका। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो पूरा इलाका अभी फेंस्ड है। तो अब जब से फेंसिंग हो गई है तब से इस तरह की, मैं जिस फेंसिंग का जिक्र कर रहा था कि वो कश्मीर में क्यों नहीं हो पाती, वो राजस्थान में है। जी, राजस्थान में है, पंजाब में है। अगर मैं आपको ले जाऊं असम की तरफ, देखिए आपने बर्फीली पहाड़ियां देख ली, रेगिस्तान के लिए, लेकिन असम में पानी बहुत है, बरसात बहुत होती है और ज़्यादातर समय 6-8 महीने वहाँ बाढ़ चलती रहती है। वहाँ की चुनौतियाँ क्या है? असम बॉर्डर की, तेजपुर की चुनौतियाँ क्या है? उस तरफ की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन इलाकों में जो ईस्टर्न बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर में बॉर्डर एकदम डिफाइंड है, बॉर्डर पिलर लगे हुए हैं और सिविल जो पॉपुलेशन है दोनों तरफ काफ़ी दूर है बॉर्डर से। तो हमें ऑपरेट करने में, सीमा सुरक्षा बल को ऑपरेट करने में कोई परेशानी नहीं होती है। वहाँ बांग्लादेश से घुसपैठ है, वहाँ बांग्लादेश से घुसपैठ है और 0 लाइन तक पॉपुलेशन है। जो घर है, कई जगह तो पहले शुरू में ऐसा होता था कि आधा घर बांग्लादेश में और आधा घर इंडिया में है। हाँ, जब डिमार्केशन प्रॉपर नहीं था। ड्राइंग रूम जो है वो भारत में, हाँ, और टॉयलेट और किचन जो है वो बांग्लादेश में बना हुआ है। जी, पाकिस्तान की भी सीमाओं में ऐसा है। तो उस परिस्थिति में जिसका इंटेंशन खराब है, एंटी सोशल एलिमेंट या एंटी नेशनल एलिमेंट, उनको घुसपैठ करने में बड़ी आसानी रहती थी। लेकिन अब डिमार्केशन उस इलाके का ठीक ठाक हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे भी फेंसिंग, प्रॉपर फेंसिंग लगाते हैं हम लोग। लेकिन बाढ़ इतनी आती है, ब्रह्मपुत्रा का इतना जोर रहता है उसकी और उसकी ट्रिब्यूटरीज की, कि वो बाढ़ कई दफ़े बह जाती है। फिर वहाँ बरसात के टाइम पे बरसात का एडवांटेज लेते हैं लोग, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट है, वो एक्सपर्ट होते हैं तैरने में, तैराकी में। क्या घुसपैठ में स्थानीय नेता, स्थानीय लोग मदद करते हैं घुसपैठ को बढ़ावा देने में? स्थानीय नेता तो नहीं बोलेंगे, लेकिन स्थानीय लोग, इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की खराब है, उस कारण से वहाँ पर इस तरह का सपोर्ट रहता है पूरी पॉपुलेशन का, कि यदि बीएसएफ कहीं पर किसी घुसपैठिए को पकड़ भी लेती है या गांव वालों को पकड़ लेती है तो उसके अगेंस्ट में पूरा गांव हो जाता है। और फिर ह्यूमन राइट कमीशन और कहाँ कहाँ किस तरह की अर्जियाँ देते हैं वो बीएसएफ को, ताकि काम, हमारे काम डिमोरलाइजेशन का। सर, मुझे क्षमा करें सवाल करने के लिए, लेकिन मुझे करना पड़ेगा ये सवाल कि मैंने ये पढ़ा भी है, सुना भी है कि पश्चिम बंगाल में मालदा साइड से जो घुसपैठ होती है
गाय की तस्करी जो होती है या नकली नोटों की तस्करी होती है, उसमें कई बार बीएसएफ के लोगों की भी मिली भगत रहती है। वो वहाँ के लोग छोटे छोटे लोगों को 25-50 रुपए दे के और काम करने के लिए यहाँ आ जाते हैं और फिर बीएसएफ वालों को मिली भगत से वापस चले जाते हैं, आ जाते हैं। क्या ये होता है ऐसा? ये डिपेंड करता है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उस इन्वायरमेंट में काम करते 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 कई दफ़े हमारे भी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे भी जो सिपाही मतलब कांस्टेबल है या ऑफिसर है, किसी प्रलोभन में आने के लिए प्रोन होते हैं वहाँ पे, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो आज नहीं तो कल वो पकड़े जाते हैं। हमारे यहाँ जो वेल निट सिस्टम है इंटेलिजेंस का या विजिलेंस का, तो इससे वो बच नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम लोग उनको यही हमेशा बताते हैं सैनिक सम्मेलन के थ्रू या प्रेरी सम्मेलन के थ्रू या जब भी बॉर्डर पर विजिट करते हैं कि देखिए मतलब इससे एक आदमी का तो माना फ़ायदा होगा, लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान होता है। एक वहाँ का इलीगली लोग आ गए, फोर्स बदनाम होता है, पूरा फोर्स बदनाम होता है। सर ये हनी ट्रैप में भी आजकल नाम आने लगे, हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल करने लगे आतंकवादी, और जवानों को या वहाँ जो लोग हैं अफसरों को, कई ऑफिसर्स भी उसमें पकड़े गए। उसमें भी अब एक उसकी भी हम लोग कोशिश है कि सभी को अवेयर किया जाए कि सोशल जो ये प्लेटफॉर्म है उसका कैसा सदुपयोग किया जाए, उसमें मतलब इस तरह का कोई ट्रैप में ना आए, इस तरह की मतलब क्योंकि होता ही है कि जो चैटिंग करते तो पता लगता है कोई लेडी बात कर रही है, लेकिन उसके लेडी नहीं होती है, उसके पीछे तो कोई और ही पूरा सिस्टम होता है। तो बहुत कम केस हैं, लेकिन वो होता है। समाज में भी ऐसे एक दो आदमी इस तरह के मिल जाते हैं जिससे कि बदनामी तो होती है फोर्स की, लेकिन फोर्स का सबसे अच्छी बात ये कि इस तरह से वेल निट सिस्टम है हम लोगों का कि वो तुरंत ही उसको सर बीएसएफ का काम केवल घुसपैठ रोकना ही नहीं, बल्कि आजकल जो परिस्थितियां हैं, जैसे नकली नोट बहुत बांग्लादेश से आते हैं, सबसे ज़्यादा नकली नोट, अवैध हथियार, गायों की तस्करी और नशे की जो तस्करी होती है वो गुजरात में बहुत हो रही है, राजस्थान की बॉर्डर पे बहुत हो रही है। तो बीएसएफ की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं नए संदर्भों में। ये तो हम लोगों का जो रोल एंड टास्क है उसमें यही है कि बॉर्डर पर रहते हुए एक तो बॉर्डर पॉपुलेशन के अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा करना, कि हम एक सरकारी तंत्र, मतलब सिविल पॉपुलेशन तो बहुत बॉर्डर के इलाके वाली जो है उसमें शायद सरकारी तंत्र का बार बार पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन बीएसएफ के वहाँ रहते हुए उनको एक सबसे बड़ी तसल्ली होती है कि कोई ना कोई सरकारी तंत्र के लोग हमारे नज़दीक में हैं। क्योंकि कई दफ़े ये होता है कि पहले जब बॉर्डर फेंसिंग नहीं थी तो दूसरी तरफ के लोग आकर के हमारी फसलें काट देते थे, गाय भैंसे चुरा लेते थे, कईयों को अगवा करके ले जाते थे लोगों को, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा होती है बीएसएफ के कारण। दूसरा ये है कि हमारा रोल की बल एंटी सोशल एंटी नेशनल एलिमेंट को हम जो है रोकें, ये हमारा प्राइम टास्क है। और उसके लिए कई तरह की तकनीकी उपकरण हमारे पास हैं और डेडिकेटेड मैन पावर है, गाड़ियाँ हैं, नए नए सिस्टम्स हैं, तो उसके कारण अब काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें रुक गई हैं। तो ये रोल तो है हमारा। सर ये आप मानव अधिकार का जिक्र कर रहे थे, मैं भी ह्यूमन राइट्स को पढ़ता हूँ और कई बार मैं देखता हूँ कि एक मिलिट्री के ऑफिसर ने आतंक पथराव से बचने के लिए, पत्थरबाजी से बचने के लिए एक आतंकवादी को अपनी जीप के बोनट पे बांध लिया था। बड़ी देश में आलोचना हुई, लेकिन वो उस वक्त की ज़रूरत थी क्योंकि पत्थर आना बंद हो गए, फिर वो जीप सुरक्षित निकल गई क्योंकि एक आतंकवादी बंधा हुआ था। तो क्या मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार कार्यकर्ता आपका जो काम है उसमें बाधा पैदा करते हैं? बेसिकली मानव अधिकार आयोग का काम तो यही देखना है कि कोई इनह्यूमन काम ना हो। हम लोग भी अपने पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के दौरान और इन सर्विस कोर्सेज में ये जरूर बताते हैं कि कोई इनह्यूमन काम हम ना करें, अपने से ना करें। लेकिन कई दफ़े परिस्थितियाँ इस तरह की हो जाती हैं कि हम मजबूर होते हैं कि मतलब अपने लोगों को, आपने कई दफ़े देखा होगा टीवी चैनल पे कि हमारा जवान कि मानव मतलब अमानवीय काम ना करें और हथियार ले रखा है और लोग उसको मार मार के जो है उसको जबरदस्त मतलब गलियों में, और उसका मैंने देखा है वीडियो चलेगी, कश्मीर में मार रहे हैं उसको, कितना डिमोरलाइजिंग है और उसके हाथ में हथियार है लेकिन वो फायर नहीं कर पा रहे, अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, जबकि अपना सेल्फ डिफेंस में वो फायर कर सकता है। मतलब यदि उसके ऊपर ऐसी आन पड़ी है विपत्ति। कश्मीर में एक ट्रेंड चला था बीच में कि कश्मीरी औरतें फोर्सेस के लोगों पर रेप का, यौन शोषण का, इस तरह का आरोप लगा देती थी। ये सब हाँ जी, ये जरूर ये चीज़ें थी कि ये सब था कि फोर्सेस को डिमोरलाइज करना ताकि वो अपने काम को अंजाम ना दे पाएं। तो किसी न किसी तरीके से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आप कैसी ट्रेनिंग देते हैं? ट्रेनिंग में सबसे पहले हम लोग यही बताते हैं अपने जवानों को या ऑफिसर्स को कि वो संयम बरतें, हमेशा कोशिश करें अपना अंतिम क्षण तक कि ये सब चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या
किसी रिलीजन से मोटिवेटेड हैं तो उसके पीछे कोई और है, ये तो फ्रंट में कुछ लोग हैं जो कि कुछ अपने छोटे से मकसद के लिए इस तरह का उनके लुभाव ने उसमें आ गए हैं, ट्रैप में आ गए हैं, तो उनको कोशिश करते हैं कि उसकी सज़ा इनको ना मिले। तो इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं कि आप अंतिम क्षण तक कोशिश करें कि मतलब जो इस तरह की चीज़ें हैं उसको समझें, पहले परिस्थिति को समझें और उसके मुताबिक रिएक्शन करें। लेकिन रिएक्शन में फिर ऐसा भी ना हो कि मतलब फोर्स का डिमोरलाइजेशन वाला बात हो। ये भी बताते हैं कि अंतिम में यदि माना आपके ऊपर आन पड़ी तो आप जरूर फायर करिए। आपको लगता है कि थोड़ा सा मानवाधिकार आयोग को या मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा राष्ट्रभक्ति के नजरिए से फोर्स करना चाहिए उन लोगों को, मतलब जो मानवाधिकार करते हैं नॉर्मली, तो खैर हमारे लोग हैं, उस परिस्थिति को समझते हैं और करते हैं। लेकिन एक राइडर टाइप का लगा रखा है सुरक्षा बलों के ऊपर कि कई लोग यदि मानवाधिकार नहीं होगा तो हेवाई भी हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ में अपने ही लोगों को मारेंगे लोग। तो एक राइडर है। लेकिन मानव अधिकार आयोग को भी मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि हम लोगों की जिस परिस्थिति में हम लोग काम करते हैं उन परिस्थितियों को भी जरूर संज्ञान मिलें कि ताकि हमारे लोग जिस पर्पज़ के लिए हम लोग वहाँ पर हैं उस पर्पज़ को हम सर, अब तो बीएसएफ में लड़कियाँ भी आने लगी हैं, महिलाएं भी शामिल हो रही हैं और सीमा पर बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत जाबाजी की और वीरता के साथ वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देती हैं। तो इससे कुछ वातावरण में परिवर्तन आया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि एनडीए में भी लड़कियों को आप लीजिए, परीक्षा दिलवाइए। तो इससे कुछ सेना में या फोर्सेस में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें बदलाव आएगा? बदलाव आया है। बदलाव इसलिए आया है कि यदि माना जैसे पहले लड़के आपस में जिस तरह से ड्यूटी करते थे, तो हो सकता है किसी क्षण पे स्लैकनेस आती रही होगी, लेकिन जब लड़कियां साथ में हैं तो उनको अपनी उस मतलब ड्यूटी के दौरान ये रहता है कि कहीं मतलब एक जिम्मेदारी आती है, एक जिम्मेदारी बनती है कि मतलब इनके सामने तो कम से कम हम बढ़िया तरीके से ड्यूटी करें और अपनी ड्यूटी को अच्छा सा मतलब लड़कियां परफेक्ट उसी तरह से ड्यूटी कर पा रही हैं जैसे पुरुष करती हैं सीमा पे। एक्सेप्ट उसका जो भगवान ने जो उनका नेचुरल जो प्रॉब्लम है, कई दफ़े होता है जो उनका मंथली जो मेंसेस का प्रॉब्लम होता है, उस दौरान में जरूर थोड़ा उनको हम रिलीफ देते हैं। बाकी समय पे दे आर एज गुड एज आवर मेल मेंबर्स ऑफ द फोर्स। बढ़िया काम करती हैं और हमें गर्व है वाकई में उन पे। और वो उनके रहते हुए भी सीमा उतनी ही सुरक्षित है। बिल्कुल, वो बल्कि कई दफ़े तो कई मौक़ों पे तो वो ज़्यादा खूंखार तरीके से ड्यूटी करती है बजाय कि हमारे मेल मेंबर्स की। दुश्मन के सामने उनका रवैया ज़्यादा आक्रामक होता है। लेकिन सर, कई बार ये मुझे डर लगता है कि कभी अगर कोई हमारी जो महिला है सुरक्षा सैनिक वो दुश्मन के हाथ पड़ जाए तो क्या होगा? नहीं, सबसे पहले तो माना हमेशा वो आर्मर्ड रहती हैं, हथियार साथ में रहता है अपनी सेफ्टी के लिए, और बड़ी पेयर में रहती हैं हमेशा बॉर्डर के इलाके में, और जहाँ पर भी ड्यूटी करती हैं फिर उनके ऊपर क्लोज सुपरविजन रहता है ऑफिसर्स का भी, जो भी कंपनी कमांडर या कंपनी 2IC वगैरह रहते हैं या उनकी जो इमीडिएट कमांडर रहते हैं, उतना तो सुपरविजन रखा जाता है कि कहीं इस तरह की परिस्थिति ना हो। और फिर हथियार साथ में निपटने में सक्षम, उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी है, अगर ऐसी परिस्थिति आए तो निपटने में सक्षम है, कंप्लीटली सक्षम है, बिल्कुल। इसलिए इंडिपेंडेंटली भी ड्यूटी दी जाती है। सर, नौजवान अगर बीएसएफ में भर्ती होना चाहें तो उनके लिए क्या तरीका है? सबसे पहले तो चूंकि अब पैरामिलिट्री फोर्सेस में कंबाइंड एग्ज़ाम होता है और उसमें SSC के थ्रू, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू पेपर दिया जाता है, तो मेरा तो युवा जनरेशन से ये कहना होगा कि अपनी इतनी IQ जरूर रखें कि उस SSC के एग्ज़ाम को पहले पास कर लें, और साथ के साथ अपनी तंदुरुस्ती इस तरह से रखें। तंदुरुस्ती तो वैसे भी रखनी चाहिए इंसान को अपना, यदि माना नौकरी भी मिल जाती है और तंदुरुस्ती ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। तो फिटनेस बढ़िया रहे ताकि वो जब उसके बाद का जो फिजिकल और मेडिकल एग्ज़ाम होता है उसको आराम से निकाल पाए। लेकिन SSC का एग्ज़ाम होता है और उससे पहले भी हम लोग खुद भी टेस्ट लिया करते थे, तो टेस्ट में काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं लड़के। वो ये समझते हैं कि फोर्सेस में जाना है तो पढ़ाई लिखाई ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। हर जगह पढ़ने लिखने का काम हो गया है। आपने कोई इक्विपमेंट, अंग्रेजी भी आना चाहिए। अंग्रेजी का इतना प्रचलन तो नहीं है, हर चीज़ हिंदी में है, हर चीज़ द्विभाषी है, बल्कि लोकल लैंग्वेज में भी है। जो जिस इलाके में लोग रहते हैं तो उस इलाके की लैंग्वेज को समझाया जाता है। जो हमारी प्रेसीज जो ट्रेनिंग मैनुअल्स होते हैं वो सब हिंदी में भी हैं, हिंदी में है, लोकल लैंग्वेज में है। तो लैंग्वेज इज़ नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन यह है कि उनको
पढ़ना लिखना जरूर आना चाहिए, क्योंकि अब उपकरण इस तरह के आने लगे हैं कि उसमें टेक्निकलिटी इतनी आने लगी है कि जो पहले पुराने जमाने में होता है कि इलिटरेट आदमी भी है तो चल जाएगा, आपको तो बहुत सारी चीजें मशीनें चलानी है, कंप्यूटर चलाने हैं, तो आपको समझना पढ़ना है चाहिए। जी। तो ये एक परीक्षा एसएससी, और अगर वो आपकी तरह ऑफिसर बनना चाहता है, सीधी भर्ती में आना चाहता है, तो कौन सी एग्जाम देना पड़ेगा? यूपीएससी का एग्जाम होता है जी। सीपीओस के ऑफिसर्स के लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, उसके बाद उनका भी फिजिकल मेडिकल होता है, और उसमें पास होके जाते हैं। सर, ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा आपका चल रहा है इंदौर में? आप जो यहाँ पे आईजी हैं, बीएसएफ के जो प्रशिक्षण महाविद्यालय है, तो एज ए आईजी आपने क्या ट्रेनिंग में कोर्स में क्या क्या आपने इन्वॉल्व किया है, क्या क्या चीज़ों को किया है? जब ये लड़के जो एसएससी पास कर लेते हैं, उनका फिजिकल मेडिकल में पास हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो 44 हफ्ते की हम लोग इनको ट्रेनिंग देते हैं जवानों को। और इस ट्रेनिंग में सबसे जो ज़्यादा ध्यान रखा जाता है वो ये रखा जाता है कि इनका फिजिकल, क्योंकि अब उस उम्र के बच्चे इस तरह के होते हैं कि जो फिजिकली फोर्स के लायक इतने टफ बहुत कम लड़के होते हैं, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, तो फिजिकल टफनेस सबसे ज़्यादा होती है जवान के लिए। और उसके बाद उसको हथियार में प्रांगण मतलब जो पारंगत बनाया जाता है, परफेक्ट बनाया जाता है हथियार में, कि हथियार में सबसे बड़ी बात ये होती है कि ताकि एक गोली से फालतू न जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप ज़्यादा अम्युनिशन तो कैरी नहीं कर सकते किसी भी ऑपरेशन में, अम्युनिशन की कमी नहीं है, लेकिन ले जा नहीं सकते ऑपरेशन के इलाके में सारा, तो वहाँ पर पर्पज़ यही होना चाहिए कि एक गोली एक दुश्मन का एम जो है वो हासिल होना चाहिए। तो उस तरह से उनको हम लोग हर गोली पे किसी दुश्मन का नाम लिखा है पक्का, यदि माने किसी उपद्रवी का नाम लिखा होगा। तो फिजिकल फिटनेस, उसके बाद वेपन की ट्रेनिंग, उसके बाद टैक्टिक्स पढ़ाई जाती है कि वार, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल की जो एक बड़ी जिम्मेवारी है कि यदि माना कल हॉस्टिलिटी ब्रेक होती है, कई वार लगता है, तो हम लोगों की ट्रेनिंग बिल्कुल इन्फेंट्री बटालियन जो आर्मी की उस तरह से होती है, उसी तरह के हथियार होते हैं, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमने लड़ाई लड़ना है। और काम भी वही है, काम भी वही है, बॉर्डर की रक्षा वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। हाँ, मतलब हम लोगों का तो ये है कि बाकी टाइम पे ये एंटी नेशनल एंटी सोशल एलिमेंट से निपटना है 24 घंटे, और वार के टाइम पे उनके साथ रहना है। बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं आप लोग, बॉर्डर क्रॉस करते हो कि नहीं करते हो? नहीं, बॉर्डर क्रॉस आप लोग बॉर्डर क्रॉस लीगल नहीं है, और ना कोई करता है बॉर्डर को। ये माना कोई ऐसी घटना होती है, हमारी फोर्स तो बॉर्डर क्रॉस करती है। अभिनंदन, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन गए थे बॉर्डर क्रॉस, हमारे यहाँ तो हम फोर्स तो करती है, या हमने जो स्ट्राइक की वो अलग उड़ी में स्ट्राइक की मिलिट्री ने, तो बीएसएफ को बॉर्डर के अंदर रहते हुए काम करना है। बीएसएफ का जिस समय पीस टाइम होगा, पीस टाइम में तो हमने बॉर्डर के अंदर काम करना है अगेंस्ट दी एंटी सोशल एंटी नेशनल एलिमेंट, और उस इलाके को महफूज या सुरक्षित रखना है। यदि कल वार होती है किसी भी कंट्री के साथ, हमारी एडवर्सरीज के साथ, तो तब हमारा काम भी है कि आगे बढ़ना है, आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना है, और इन पोस्टों को होल्ड करके रखना है। जो आर्मी के साथ चल के जो पोस्टें वो लेते हैं, उन पोस्टों को होल्ड करके रखना हमारा मैंडेट है। जो हम जीतते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लाहौर इस्लामाबाद तक पहुंचते जाएंगे, तो आप वो जीती हुई पोस्टों को सुरक्षा करेंगे और उनके साथ गाइड का काम करेंगे। सर, एक बहुत सीधा सवाल कि चीन हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है या पाकिस्तान? खैर, खतरनाक तो दोनों ही नहीं है। आज हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी ऐसी है कि हमें ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कि मतलब कौन पावरफुल है, सभी इक्वली पावरफुल है। मतलब इन लोगों से किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए हम अपने आप को सक्षम समझते हैं। तो ये मतलब हमारे देशवासियों की भी पूरी इसमें सपोर्ट है, और सेनाओं की इतनी आज एडवांसमेंट हो गई है हर तरह से कि हम अपने आप को सक्षम समझते हैं कि हम हर एक सिचुएशन से अपने आप को निपट सकते हैं। बहुत धन्यवाद जयकृत सिंह रावत साहब, आपका बहुत ही वीरता और बहादुरी भरी बातें आपने की, और ये उनका आत्मविश्वास है। और ये केवल रावत साहब का आत्मविश्वास नहीं है, ये भारतीय सेना का आत्मविश्वास है, ये हर भारतीय, हर नागरिक का आत्मविश्वास है कि हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में दुश्मन से निपटने में सक्षम है। और मेरा सवाल था कि दोनों में ज़्यादा खतरनाक कौन है, चीन या पाकिस्तान? तो रावत साहब का जवाब था कि दोनों ही खतरनाक नहीं है, क्योंकि हम और हमारी सेना और हमारे देश का हर नागरिक इन दोनों से निपटने में हर हाल में सक्षम है। अब तो हमारी बेटियां भी, अब हमारी बच्चियां भी सीमा पर बहुत बहादुरी और जाबाजी के साथ खड़ी हुई हैं। और जैसा कि रावत साहब कह रहे हैं कि हर गोली पर दुश्मन का नाम लिखा हुआ है, कोई भी गोली जाए नहीं जाएगी। अगर किसी ने भी हमारी सीमा की तरफ आंख उठाने की कोशिश की, तो रावत साहब और उनके सैनिक, उनके जवान
उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।